शायद उतना ही हमारा माइंड कल्टीवेटेड हो और हम अपने आप में एक नए विचारों के प्रेरणा बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि माइंड में पावर नहीं होती, माइंड में इनफाइनाइट पावर होती है, ऐसी पोटेंशियल होती है कि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो माइंड को सिर्फ ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के अलावा हम माइंड को किसी भी प्रकार से आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग हम माइंड से वर्क नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब योग, ट्रेनिंग का मतलब उसकी नॉलेज, ट्रेनिंग का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज। माइंड दोनों चीज़ें रखता है, चाहे हमारे इमोशन हो चाहे थ्रेट्स हो, दोनों पे कंट्रोल करने का काम हमारा माइंड ही करता है। और इसी चीज़ को लेके हम लोग देखते हैं कि अगर बुद्धि नष्ट हो जाए तब शायद हम हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। बुद्धि को हम लोग हेवन और हेल इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आप अपने विचारों के द्वारा ही अपने आप सामने स्वर्ग का और अपने सामने नर्क का क्रिएशन करते हैं। हमारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट, हमारे एक्सटर्नल इंटरनल वर्ल्ड में जो रिलेशन जनरेट होता है, वो सब कुछ हमारी मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। मेंटल, अगर हम लोग मेंटल स्ट्रेस लें तभी तो हम लोग अपनी लाइफ में डिमोरलाइज हो जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस के द्वारा ही हम कुछ नहीं कर सकते। शायद इसीलिए तो हमको माइंड मैनेजमेंट की नीड है, क्योंकि माइंड को सिस्टमेटिक वे से रखना ही हमारी लाइफ का मेन इंटेंशन है। अगर माइंड की थ्योरी को देखा जाए तो माइंड की थ्योरी को देखा जाए तो माइंड हमारे इंटेलेक्ट और माइंड दोनों की कनेक्शन को देखता है। ऐसा कनेक्शन देखने को मिलता है ना माइंड में कि डिसीजन के ऊपर हमारा माइंड ओवर रूल करने लगता है। अर्थात आप कभी सोचिए, हमारा दिल और दिमाग दो अलग अलग चीज़ें हैं, हमारा व्यवहार, हमारी पर्सनैलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों के थ्रू हमको माइंड पे कंट्रोल करना, शायद यही तो योगिक सिस्टम है। अगर आप वेद को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें, तब आपको ये समझ में आता है कि मस्तिष्क की शक्ति कहाँ तक व्याप्त है, और मस्तिष्क के अलावा हम किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकते। अगर बुक को देखा जाए तो बुक में ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमारी जनरल लाइफ से जुड़े हुए हैं, और जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस टाइम को अगर समझें या नहीं समझें, प्रेजेंट टाइम के एग्जाम्पल को बहुत आसानी से समझते हुए हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। हम किसी भी रिलीजियस एपिक में अगर आप माइंड की सेटलमेंट को देखें तो उसमें सिर्फ इतना सा बताया गया है कि अगर माइंड को रिदम में या माइंड को कंट्रोल कर लिया जाए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात हम आगे बिना मस्तिष्क को कंट्रोल किए नहीं कर सकते। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारा माइंड अलग अलग भावनाओं, अलग अलग इमोशन, अलग अलग इफेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में घूमता रहता है, इसीलिए कठिन है। लेकिन आसान इसलिए क्योंकि जैसे ही वो सेंट्रलाइज हो जाता है तब हम माइंड को बहुत आसानी से केंद्रित कर पाते हैं। हम लोग चारों तरफ से बहुत सारे क्रोध, कामना, वासना, लोभ, ईर्ष्या, जेलस, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। इन सब से घिरे होने के कारण हमारे अंदर एक डिस्ट्रक्शन जनरेट लेता है, हमारे अंदर एक गुस्सा जनरेट करता है, हमारे अंदर रोष आता है, और उस रोष से हम अपने गुड जजमेंट को डिनाई कर पाते हैं। हर व्यक्ति गलत डिसीजन नहीं लेता, लेकिन जब वो डिसीजन लेता है तब उसके अंदर उसकी भावना उसके ऊपर ओवर रूल कर जाती है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यवहार ही हमारे निर्णय को परिवर्तित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइंड का अटैचमेंट थॉट से भी रहता है। बिना थॉट करे हम माइंड को वर्क ही नहीं कर पाते। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे जन्म लेता है, विचार आया या विज्ञान आया? तो हम पहले कहते हैं विचार आया, विज्ञान बाद में आया। क्यों? क्योंकि विचार के बिना विज्ञान कुछ भी नहीं है, और यही तो माइंड थॉट अटैचमेंट है, क्योंकि बिना अटैचमेंट के हम कुछ भी नहीं हैं। अगली बात यहाँ पे पावर ऑफ हैबिट्स की गई है। पावर ऑफ हैबिट्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको लेके हमारे पास दोहे भी है, कई दोहे मिलते हैं, जैसे करत करत अभ्यास के जड़ती हो सुजान। ये एक ऐसा दोहा है
जिसको हम जब बचपन में पढ़ते हैं तब बहुत आसान समझते हैं कि अरे एक आसान हमें अभ्यास करने से आ जाता है और ऐसा क्या होता है, तो नहीं, वास्तव में हैबिट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आप हैबिट को जनरेट कर लेते हैं या हैबिट के लिए पंचुअल हो जाते हैं, तब आप मानिए आप अपनी लाइफ को गेन कर पाते हैं। हैबिट को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी कंडीशन, क्योंकि किसी भी व्यवहार, कोई भी हैबिट को जनरेट आपकी कंडीशन, आपकी सराउंडिंग एरिया, आपका इन्वायरमेंट करता है। इसके बिना आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदल सकते। आपको अपनी हैबिट्स पे ध्यान देना होगा। हम लोग देखते हैं हैबिट्स में सब लोग बहुत आसान रहते हैं। हैबिट्स का मतलब उठना, खाना खाना, पानी पीना और सो जाना, या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमना, इन सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स को भी पकड़ेंगे ना, तो वो एक आपकी लाइफ को जनरेट कर देगी, आपकी लाइफ को डिफाइन कर जाएगी। ऐसी होती है हैबिट्स की पावर, और इसी चीज़ को हमको यहाँ पे बताया गया है। हैबिचुअल प्रोग्रामिंग करना भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि हम किसी भी हैबिट्स को एक दिन में एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक दिन में उसके शिकार नहीं होते। एग्जाम्पल के फॉर्म पे अगर किसी बच्चे को सिखाया जाए, तो जब हम उसको शुरू से सिखाते हैं तभी जाके वो आगे तक अपनी लाइफ में उस काम में परफेक्शनिस्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एक आदत का हिस्सा बन गया होता है। और शायद इसी चीज़ की तो प्रोग्रामिंग होती है, और इन सब की प्रोग्रामिंग के लिए माइंड का होना शायद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट माइंड के कन्वर्सेशन के बिना हम नहीं कर सकते। पावर अर्थात शक्ति जो हमको ताकत देती है अपने आप को बिल्ड करने के लिए, और हैबिट उनमें से एक है। हैबिट्स हमको दिखती नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कब वो हिस्सा बन जाती है हमें पता भी नहीं लगता है, क्योंकि उस हिस्से से हम प्रभावित होते हैं। हमें पता भी नहीं लगता है हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम हमारे सामने आता है तब हमको समझ में आता है कि हम क्या सीखे, तब हमको लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। शायद ऐसी होती है हैबिट्स। यहाँ पे विल पावर और सेल्फ कंट्रोल दो ऐसे मुद्दे, एक ऐसे मैटर को भी बात की गई है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थात आपकी दृढ़ शक्ति आपके आत्मनियंत्रण में योगदान देती है। आपकी दृढ़ शक्ति आपके आत्मनियंत्रण में योगदान देती है। हम किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना कुछ काम नहीं करवा सकते, और हम लोग ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर अपने कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल, अर्थात ऐसे लाइफ के कोर है ना। जब हम अपनी लाइफ में कुछ गेन करना चाहते हैं तब हमें दृढ़ संकल्प होना ही पड़ेगा, अर्थात हमें और चीज़ों से अपना बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। अब बच्चों को देखो, अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं और उन बच्चों की जर्नी को देखो, तो जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उनका कटाव सामाजिक दुनिया से होता है, आर्थिक दुनिया से होता है, तभी वो ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं, शायद उनको जन जन्मांतर तक याद रखा जाता है। हम लोगों के लिए वहाँ पर आत्मनियंत्रण की भी ज़रूरत है। आत्मनियंत्रण किस चीज़ का? हमारे शौक़ का, हमारी बुरी आदतों का, हमारी बुरी संगत का, हमारी बुरी सोच का, हमारे बुरे दर्शन का। शायद ये वो आदत है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मनियंत्रण होना एक व्यक्ति के लिए चुनौती भरा कदम होता है, क्योंकि उससे व्यक्ति को हमेशा अलगाव देखने को मिलता है, लेकिन वो अलगाव कुछ ही समय का होता है। उसके बाद का जो लगाव जनरेट होता है वो शायद पूरी दुनिया में एक अलग ही खुशी प्रदान करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इंटरेक्ट माइंड एंड इंटेलेक्ट को। ये कहना क्या चाहता है? अर्थात द रोल ऑफ इंटरेक्ट इन कंट्रोलिंग द माइंड। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम डिसीजन कुछ और देते हैं और माइंड कुछ और करना चाहता है। अर्थात हमारा मन कुछ और कहता है और हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। शायद इनके दोनों के बीच में एक टकराव उत्पन्न होता है, और जब ये टकराव उत्पन्न होता है तब हम देख पाते हैं कि हमें किसी चीज़ को सामना करना कितना मुश्किल करता है, क्योंकि बुद्धि और मन दोनों अलग अलग होती हैं। बुद्धि तर्क लगाता है और मन प्यार लगाता है, मन स्नेह लगाता है। शायद
यही दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। आप हमेशा देखिए कि हमारे पास निर्णय दो तरीके से होते हैं, एक मन से, एक बुद्धि से, और जब इन निर्णयों को हम देखते हैं तब शायद एक अलग अलग कोर देख पाते हैं। अगर हम लोग इंटेलेक्ट या फिर डिसीजन को देखें तो हम वहाँ पे, अगर हम लोगों को गीता में देखा जाए तो गीता में भी इन्हीं सब बातों के बारे में बात की गई है। हम लोगों के आगे अगर वेद, पुराण, आरण्यक, इन सब विषयों को रखें और इन सब को अगर हम अध्ययन करें तब हम पाते हैं कि हम कितने बड़े एम्पावरमेंट के सोर्स हैं। क्यों? क्योंकि उसके बिना, इनके अध्ययन के बिना हम अपने अंदर किसी भी प्रकार के थॉट्स, हम किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग को जनरेट कर ही नहीं सकते। इन सब के लिए वेद को मेन सोर्स कहा गया है। माना जाता है कि अर्थ जानते हैं कि वेद सर्वप्रमुख हैं, अर्थात वेद कैसे ही सभी पर प्रभाव देखा गया है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे जितने भी धर्म हैं, हम उनमें वेद से ही प्रभावित देख पाते हैं। गेटिंग द सपोर्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस, अर्थात हमारे यहाँ सब कुछ भगवान के द्वारा ही संचालित होता है, और अगर जब तक गॉड हमको सपोर्ट नहीं करें शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब कुछ डिवाइन बिलोंगिंग है। हम कहते हैं ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे मेहमान हैं, अर्थात हमारा यहाँ पे सिर्फ कुछ पल का कार्य है, उसके बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे और चले जाने के बाद सब कुछ छोड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को गॉड्स ग्रेस चाहिए। और अगर आप माइंड से इस चीज़ को जोड़ो कि हम लोग गॉड्स का ग्रेस या फिर गॉड से अटैचमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑफ योगा, जिसके बारे में ये बुक हमको आगे बताती है कि आप अपने माइंड को आगे कैसे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहाँ पे कर्म योगा सिस्टम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। कर्म योगा अर्थात आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे किसी प्रकार के लक, किसी प्रकार के मिरेकल या किसी प्रकार के एडवांटेज की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कर्म करिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। यही तो हमारी थ्योरी बताती है हमको, और इसी को अगर हम लेके चलें तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। गॉड का प्रेजेंस हम लोगों को आगे बढ़ाता है। गॉड्स का प्रेजेंस हम लोगों को आगे बढ़ाता है। अगर आप हम लोग लाइफ में भी देखें तो जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि भगवान का कार्य पहले करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम गॉड्स का ग्रेस चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावना, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कलेश बाकी ना रहे। हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो कार्य अंतिम रूप से सफल ही हो, शायद यही तो कहना चाहते हैं। और ये सब कुछ हमारी लाइफ में माइंड से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपनी माइंड के बिना किस कार्य को करते हैं, कोई कार्य नहीं हो सकता। हम छोटा सा भी कार्य करेंगे, कोई भी कार्य, तो वो माइंड के बात के लिए ही है, और माइंड के लिए इन सब चीज़ों का होना कंपलसरी है। हम लोग कर्म योग वर्ल्ड में है, जैसा कि हमने पहले ही बात की। तो जब कर्म योग में है तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस अपने कर्म पे करना चाहिए। कर्म का मतलब होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में किन बातों को कह रहे हैं, हम किस काम को कर रहे हैं, हम किससे क्या बातें कर रहे हैं। शायद ये सारी चीज़ें भी हमको सोच के रखनी है। ये सब कुछ हमको वेदा बताते हैं, और ये सब अगर हम सीख जाएं तब जाके हम अपनी लाइफ को ग्रेस कर पाते हैं। मान के नहीं, ये 100% ट्रू है कि गॉड हर जगह प्रेजेंस है, अर्थात हर जगह। और जब गॉड हर जगह प्रेजेंस है तब हम इस चीज़ को कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने कर्म पे फोकस ना करें। हमसे कभी भी ये नहीं कहा गया कि अपने कर्म मत करिए। कर्म करिए, कर्म के साथ स्पिरिचुअल रहिए, कर्म के साथ योगिक सिस्टम में आइए। हमें बुक्स से योगा और उससे होने वाले एडवांटेज के बारे में जानकारी मिलती है। और वो कैसी जानकारी है ये उनकी आगे और बुक्स में देखने को मिल जाती है हमको। लेकिन उनका सिर्फ एक ही बात कहनी है, स्वामी जी की सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हमें अपने माइंड को ग्रो कैसे करना है। और माइंड और कर्म का मतलब हो गया, अगर आप
अपने वर्क पर 100% ध्यान लगाते हैं, तब जाके आप अपनी लाइफ में इंक्रीमेंट के चांसेस 100% बढ़ा देते हैं, क्योंकि कर्म से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट एक दिन में क्लियर होता है, रिजल्ट आपका डिसाइड करता है आपके कर्म। आपने कितना पोटेंशियल दिया, आपने कितने एफर्ट्स लगाए, आप अपनी लाइफ में कितने डेडिकेटेड हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसके लिए हम अपनी लाइफ में परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, और परफेक्शनिस्ट होने के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक गोल तो हो कि हम प्रैक्टिस करें तो करें किस चीज़ की। शायद यही तो कर्म का सेगमेंट है। कर्म डिसाइड कर देता है कि आपका गोल क्या है। कर्म आपकी लाइफ का पाथ डिसाइड कर देता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, आप किस रोड में जाना चाह रहे हैं। यही हमारा परफेक्शन का एरिया है। अब बात होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशन की। ये हर व्यक्ति कहता है कि पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, अर्थात सकारात्मकता हमेशा सकारात्मकता को अपनी ओर खींचती है। और शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंड का, क्योंकि एक हमारे उत्तर भारतीय में एक लाइन चलती है, हमारे उत्तर भारतीय क्षेत्र में एक लाइन चलती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे हो भी पानी। अर्थात सकारात्मकता अगर नहीं होगी तब हम अपनी लाइफ में कर क्या पाएंगे। हम लोग रिबर्थ होते हैं, रीजनरेट करना है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सेल्फ सोल है, ये सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में होती हैं। अर्थात ऐसा वर्ल्ड क्रिएट है कि ना तो कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट होती है और ना तो कोई चीज़ क्रिएट होती है, बस फॉर्म चेंज होता है। साइंस का भी तो रूल यही बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे से चेंज हो रही है, कोई क्रिएट और डिस्ट्रक्ट नहीं हो रही है। और ये सब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन तभी होगा जब आप पॉजिटिव रखेंगे, और पॉजिटिव रखने के साथ आप क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में इक्वल या फिर कहें कि डिसीजन मेकिंग एग्जैक्ट देख पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का क्रिएशन अच्छा है और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का डिस्ट्रक्शन अच्छा है। इन दोनों की बैलेंसिंग ही हमारी लाइफ को डिसाइड करती है, और ये दोनों ही बैलेंस होना हमारी लाइफ में आगे ले जाता है। हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखना चाहिए, अर्थात मीनिंग ये कहता है कि ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखकर ही हम अपनी लाइफ में जो ब्लॉकेज लगा देते हैं उनको हटा पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमको इस बुक से बहुत आसानी से पता लगती हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर से बेनिफिट हमको क्या देखने को मिलता है। अगर हम अपनी सेल्फ टॉक करें तब हम अपने व्यूज़ कैसे जनरेट कर पाते हैं, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं तब हम आगे कैसे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के एडवांटेजियस कंडीशन हमें इस बुक में देखने को मिलता है। शायद यही तो इंटेंशन रहा कि मुझको इस बुक ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। अगली बात है सेटिंग अप योर डेली साधना। साधना का मतलब होता है सदना, और सदने का अर्थात सदने का मीनिंग है भगवान के आगे अपने आप को नतमस्तक कर देना। लेकिन हम किस टाइम सधें, कैसे सधें, हम अपने आप को भगवान को कैसे समर्पित कर दें, ये सब हमको मेडिटेशन सिखाता है। क्योंकि ये मान के चलिए गॉड हर जगह है और आपका माइंड भी हर जगह विचरण कर सकता है, बशर्ते उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आप ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे आप अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकें। अगर आप योग दर्शन पे देखें तो बुद्ध के अलग योग डिसाइड करते हैं, महावीर स्वामी अलग योग डिसाइड करते हैं। ये योग की भी फिलॉसफी हमको अलग अलग कहती है। शायद इसमें एक सबसे प्रमुख जो होता है हठ योग, शायद इस चीज़ का नाम आपने समानता सुन रखा होगा, क्योंकि हठ योग से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति जो किसी एक मुद्रा को अपने जीवन में अंगीकृत कर लेता है, अर्थात उसी को ही लेते हुए वो भगवान के पास अपने आप को साध देता है। इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जिस योग पद्धति को बताया गया वहाँ पर स्वामी मुकुंदानंद जी ने एक योग पद्धति को बताया जिसका नाम इस बुक में बहुत आसानी से दिया गया है। वो योग दर्शन आपकी लाइफ को इंक्रीज कर सकता है। हम लोग अगर इस बुक को कंक्लूड करें तो कंक्लूड सिर्फ एक ही बात है कि ये बुक हमको स्पिरिचुअलिज्म का वो डायरेक्शन दिखाती है
ये बुक स्पिरिचुअलिज्म का वो डायरेक्शन दिखाती है जो शायद वर्तमान के लिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में स्पिरिचुअलिज्म को लेके कई गलत धारणाएं हमारे अंदर बैठाई गई हैं, लेकिन उन धारणा को हमें नहीं देखना है। अर्थात हमें अध्यात्म के सहारे अपने माइंड को ओपन करना है। हमें उस जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर मीन्स गॉड के पास अपने आप को लेके जाना है, जिसके साथ हम अपनी लाइफ बिता सकें, जो हमको ग्रेस दे, हमारे ब्लेसिंग दे, हमारी लाइफ को प्रमोट करे, हमको आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे। हमें उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आगे योग हमको आगे ले जाता है, और इसके लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी की इस किताब में सबसे अच्छी बात, उन्होंने गुरु की जिस आधार पर एक्सप्लेन किया है, गुरु को जिस आधार पर लेकर एक्सप्लेन किया है, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि गुरु के बिना हम किसी भी सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। गुरु के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारी एटर्नल लाइफ जो है वो गुरु के चारों ओर घूम के ही आगे बढ़ाई जा सकती है। हमारी इटर्नल लाइफ गुरु के द्वारा ही आगे बढ़ाई जा सकती है, और उसकी ब्लेसिंग ही हमको हमारा रोड क्लियर। गुरु की जिस संकल्पना को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, शायद उसी के द्वारा हम अपने माइंड को ओपन कर सकते हैं। इस बुक के थ्रू स्वामी जी ने हमारी लाइफ में हर चीज़ के बारे में बात की है। आप अपने माइंड को ओपन कर सकते हैं इस बुक को पढ़कर। आप इससे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सीख सकते हैं, और उस एग्जाम्पल को सीखने के साथ वो अपनी लाइफ में इंक्लूड भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी जो बुक है वो हमको माइंड को मैनेज कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इग्निटेड माइंड जो APJ अब्दुल कलाम जी की है, इस बुक का रिव्यू जल्दी आपके सामने आएगा। आप हमारे पेज ग्रोथ इन एजुकेशन 21 को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।